होम्योपैथी, जय हनीमैन। काफ़ी दिनों से व्याख्यान नहीं हो रहे हैं, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन आज फिर से हम एक और दवाई के साथ व्याख्यान की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी दवाइयाँ ले रहे हैं। हमने 70-75 दवाइयाँ ऐसी ले ली हैं जिनको पॉलीक्रेस्ट कहा जाता है, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं क्लिनिक में। लेकिन अब वैसी दवाइयों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं जो इतनी फ्रीक्वेंट यूज नहीं है, जो फुल्ली प्रूव्ड नहीं है या जिनको पॉलीक्रेस्ट नहीं कहा जा सकता। आज हम जो दवाई लेने वाले हैं उसका नाम है सिकुटाविरुजा। कौन सी दवाई? कन्वर्जन वाली दवाई, एपिलेप्सी वाली दवाई। अगर होम्योपैथी के बच्चों को पूछोगे सिकुटाविरुजा तो वो क्या बोलेंगे? कन्वर्जन और एपिलेप्सी। लेकिन सिर्फ और कन्वर्जन और एपिलेप्सी में ही प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जब आप ओरिजिनल होम्योपैथी के सिद्धांतों के तहत सिकुटाविरुजा प्रयोग करना चाहते हैं तो कब कब, कौन कौन से कन्वर्जन में, कैसे कैसे एपिलेप्सी के केस में आप सिकुटाविरुजा का प्रयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आज की चर्चा करेंगे। हर इंडिकेशन में हम हर मेडिसिन जिस तरीके से पढ़ते हैं तो उसी तरीके से एक कदम आगे बढ़ते हुए, तो पहला इंडिकेशन है चीली, यानी कि कोल्ड इंटॉलरेंस और कोल्ड एग्रावेशन, विंटर ना पसंद होना, विंटर में दिक्कतें बढ़ जाना, कुछ भी। जब दोनों मिलते हैं, जब कॉन्ट्राडिक्टरी मिलता है कि वैसे सर मुझे विंटर पसंद नहीं है एज अ पर्सन, लेकिन मेरी कंप्लेन है वो समर में बढ़ती है, तब हमें क्या करना है, ये एक प्रश्न आया है। तो तब हमें एज अ पर्सन को जो अच्छा लगता है उस थर्मल को कंसीडर करना है। मालूम चल रहा है कि वैसे सर मुझे विंटर पसंद नहीं है, मतलब चीली है, भले ही उसकी कंप्लेंट्स समर में एग्रावेट हो रही। कुछ केसेस ही ऐसे मिलेंगे, हर केस में ऐसा नहीं मिलने वाला है, मालूम चल रहा है। लेकिन जो केस ऐसे मिलते हैं तो उसमें हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? वॉल पर्सन को। क्लियर हो रहा है? दूसरा इंडिकेशन है थर्स्टी, प्यास अच्छी लगना, ज्यादा लगना। थर्ड इंडिकेशन वायोलेंट कन्वल्सिव फिनोमिना फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस। अब आपके पास कोई मरीज मिलता है जिसको, छोटा बच्चा है, एपिलेप्सी का दिक्कत है, उसको एपिलेप्सी आता है और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक अनकॉन्शियस रहता है, और जिसको ठंड ज्यादा लगती है, ठंड पसंद नहीं है, ठंड सहन नहीं हो पाती है, तो हम वहां पे सिकुटाविरुजा को सोच सकते हैं। मालूम चल रहा है? उसी तरीके से आपके पास ओल्ड एज का पेशेंट है जिसको डिमेंशिया, पार्किंसोनिज्म ऐसी बीमारी है और उसको कन्वर्जन आ रहे हैं, और कन्वर्जन के बाद बहुत लंबे टाइम तक अनकॉन्शियस रहता है और चिली है, तो वहां पे भी सिकुटाविरुजा सोच सकते हैं। थर्ड पेशेंट है, मिडिल एज का है, ब्रेन ट्यूमर है और उसके लिए उसको कन्वर्जन आ रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन आने के बाद बहुत लंबे समय तक वो अनकॉन्शियस रहता है, चिली है, तो वहां पे भी सिकुटाविरुजा सोची जा सकती है। मालूम चल रहा है? कन्वर्जन मतलब सिर्फ फेब्राइल कन्वर्जन में ही नहीं सोचना है। कन्वर्जन विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अब पहले ही हमने बोल दिया कि प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस, उसका मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ना। मालूम चल रहा है? एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। कन्वर्जन विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लॉनिक टॉनिक स्पाजम्स। अब आप सीख गए हैं टिटेनस, देखा तो नहीं होगा, हमने भी नहीं देखा है टिटेनस का कोई मरीज, लेकिन अगर टिटेनस है जहां पे टॉनिक क्लॉनिक स्पाजम्स आ रहे हैं और उसके बाद प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस है, तो वहां पे भी हम सिकुटाविरुजा सोच सकते हैं। ऑफिस्थोटोनस एंड फ्राइटफुल फेशियल कंट्रोल, देन अटर प्रोस्ट्रेशन, हेड बेंट बैकवर्ड विथ कन्वर्जन, प्यूपिल डायलेटेड एंड इनसेंसिबल। अब प्यूपिल डायलेटेड मालूम चल रहा है? जब आप आईसीयू वाली होम्योपैथी करते हैं, जब आप अनकॉन्शियस पेशेंट के ऊपर होम्योपैथी के प्रयोग करते हैं, तब आपको इस तरीके के ही इंडिकेशन मिलने हैं। आपके प्रोटोकॉल में इस तरीके के ही इंडिकेशन आने चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, कॉन्शियस लोगों वाली होम्योपैथी, जो बता सकते हैं कि मुझे ठंडा पसंद है, गर्म पसंद है, खाने में स्वीट पसंद है, स्पाइसी पसंद है, राइट साइडेड स्लीप है, लेफ्ट साइडेड स्लीप है, थर्मल थर्स्ट, स्लीप पोजीशन, डिजायर, एवर्जन, बता सकते हैं ना। तो हमारे प्रोटोकॉल में ये सब चीजें शामिल हैं, हम इनके ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। लेकिन जब हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जहां पे ग्लासगो कोमा स्केल का प्रयोग होता है, क्या है ग्लासगो कोमा स्केल? तो उसका प्रयोग होता है, तो वहां पे फॉलोअप में पेशेंट ऐसा नहीं बोलेगा सर मुझे पहले से अच्छा है, नहीं, ग्लासगो कोमा स्केल में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए।
मालूम चल रहा है? ये सब चीजें आपको बताने का हमारा एक ही मकसद है कि आप होम्योपैथी को हर जगह पे सोच पाए। आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ चमड़ी वाली बीमारियों के लिए और बालों के झड़ने के लिए ही होम्योपैथी का प्रयोग होता है, नहीं। जब आप कोमा के अंदर या अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर या आईसीयू के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके प्रोटोकॉल के अंदर हॉट और चिली नहीं, प्यूपिल डायलेटर और कॉन्ट्रैक्टर ऐसे प्रोटोकॉल शामिल होंगे। मालूम चल रहा है? स्किन टच टू कोल्ड और हॉट ऐसे इंडिकेशन शामिल होंगे। मालूम चल रहा है? पल्स रैपिड है या स्लो है ऐसे इंडिकेशन शामिल होंगे। और आपका प्रोटोकॉल कैसा बनेगा? डायलेटेड प्यूपिल, रैपिड पल्स, कोल्ड बाय टच, तो कौन सा मेडिसिन आता है? कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल, रैपिड पल्स, कोल्ड बाय टच, तो दूसरा मेडिसिन आएगा। मालूम चल रहा है? इस तरीके से आईसीयू के अंदर भी काम होता है और वहां पे पेशेंट नहीं बोलेगा सर मुझे पहले से 50% अच्छा है, नहीं। ग्लासगो कोमा स्केल में और इस तरीके के जो स्केल्स हैं आईसीयू के अंदर, उनके अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और जैसे ही इंडिकेशन बदलेंगे मेडिसिन विल चेंज। मालूम चल रहा है? जब कन्वर्जन का या ब्रेन ट्यूमर का या इस तरीके का कोई पेशेंट है जो एडमिट है, अनकॉन्शियस है, और जब आप उसका आई एग्जामिनेशन करते हैं तब आपको वहां पे प्यूपिल्स डायलेटेड मिलते हैं। दूसरा मेडिसिन कैन बी बेलाडोना। आपको डिफरेंशिएट करना है। अब उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, हम आपको सिर्फ आइडियाज दे रहे हैं कि होम्योपैथी ऐसे सोचा जाता है। सिर्फ मेंटल लेना तुम्हारा स्वभाव केवो छे ये होम्योपैथी नहीं है, या तो तुमको कैसा फील हो रहा है बताओ, सिर्फ इतना ही होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी इज वेरी वास्ट। मालूम चल रहा है? हर जगह पे होम्योपैथी हो सकता है। अगर हमें उस तरीके से मैनेज करना आता है तो उस तरीके से भी होम्योपैथी हो सकता है। मालूम चल रहा है? तो आपके इंडिकेशन जब आईसीयू में जाते हैं तब दिमाग में से थर्मल, स्लीप पोजीशन, साइड अफेक्शन ये सब तब निकाल देना है। तब इस तरीके के इंडिकेशन दिमाग में रहने चाहिए कि प्यूपिल्स कैसे हैं, पल्स कैसी है, रेस्पिरेशन कैसा है, कोल्ड है कि हॉट है। मालूम चल रहा है? आप आईसीयू में जाएंगे तो वहां पे तो एसी शुरू होता है, तो टच करने से सभी कोल्ड लगेंगे। तो वहां पे कौन से इंडिकेशन मिलेंगे हमें? उन इंडिकेशन का ही महत्व है और आपके प्रोटोकॉल में वही इंडिकेशन शामिल होने चाहिए। सिकुटा विरुचा तो एक बहाना है, हमें आप तक पहुंचाना है कि होम्योपैथी को आईसीयू के अंदर और अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर कब सोचा जाना है। क्लियर हो रहा है? एपिलेप्टिक ऑरा फ्रॉम सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस मतलब क्या है? होमवर्क है, ढूंढिए। जरूरी नहीं है कि हर बार एपिलेप्सी के अंदर ऑफिस्थोटोनस मिलना ही चाहिए। ये मिलता है तो सिकुटा सोचना है, नहीं मिलता है तो इट्स ओके। दूसरे 2-3-4 इंडिकेशन मिलते हैं तो सिकुटा दिया जा सकता है। मालूम चल रहा है? तो सिर्फ हम सिकुटा में बता रहे हैं इसका मतलब ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कोई भी इंडिकेशन किसी भी मेडिसिन में मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। टोटालिटी मिलनी चाहिए। अगर टोटालिटी मैच होती है तो एक इंडिकेशन को अवॉइड किया जा सकता है। अंबोई खसी जवी, पेचोटी पड़ी जवी, इन सबको सोलर प्लेक्सस कहा जाता है। वहां से शुरू होता है ओरा। ओरा तो सबको मालूम है ना। अब जरूरी नहीं है हर बार पेशेंट हमें ऐसे इंडिकेशन दे। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के ऊपर होंगे तो शायद वो नहीं भी देंगे, लेकिन अगर मिलता है तो वहां पे सिकुटा सोचो। ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि हमें पेशेंट को मेडिसिन में देखना है, ना कि मेडिसिन को पेशेंट में देखना। हम क्या करते हैं, इसको तो ये नहीं दे सकते, ये सिम्टम नहीं मिल रहा है, ये मेडिसिन देने के लिए तो ये सिम्टम मिलना चाहिए। नहीं रे नहीं, पेशेंट के पास से इंफॉर्मेशन लो, टोटालिटी बनाओ, उसमें जो भी 3, 4, 5, 7, 10 सिम्टम है वो आपकी मेडिसिन में मिल रहे हैं तो वो मेडिसिन दी जा सकती है। यही होम्योपैथी है। क्लियर? एपिलेप्टिक स्पाज्म रिलीव्ड फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच और जार। अब स्लाइटेस्ट टच से एपिलेप्सी कंडीशन ही वैसा है कि जो स्पाज्म आ जाते हैं। दूसरे मेडिसिन नक्स, बेलाडोना, स्ट्रिचनिन सोचा जाना चाहिए। जर्क ऑफ हेड, ट्विचिंग ऑफ आर्म्स एंड फिंगर्स,
then rigidity of shrinking terrific spasm moves downward. Pustules coalesces into thick yellow massive crust on the head, face and no itching. Pustules का मतलब क्या होता है? पस फॉर्म्ड, मालूम चल रहा है? तो बॉइल्स होते हैं, पस्ट्यूल्स होते हैं, लेकिन उसमें इचिंग नहीं होती है और येलो क्रस्ट मिलती है, चिली पेशेंट है. मेडिसिन कैन बी सिकुटाविरुजा. मालूम चल रहा है? इट इज नॉट मेडिसिन ओनली फॉर कन्वर्जन. क्लियर हो रहा है? Abnormal appetite for chalk and indigestible thing for coal and charcoal, unable to decide what is edible or what is not. दूसरे कौन से मेडिसिन है? हर बार अगर कोई बच्चा चौक या डस्ट या कंकर खाता है तो हम कौन सा मेडिसिन सोचते हैं? कलकेरिया. लेकिन हर बार कलकेरिया होना जरूरी नहीं है. अब चिली है, चारकोल, डस्ट सब कुछ खाता है और उसको कन्वर्जन का दिक्कत है. मेडिसिन कैन बी सिकुटाविरुजा. 3 इंडिकेशन मिल गए. दूसरा मेडिसिन कैन बी नक्सवोमिका. मालूम चल रहा है? इस तरीके से सोचा जाना चाहिए. ब्रेन अफेक्शन फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, क्यूप्रमेट, जिंकमेट, सल्फर और सिकुटाविरुजा. अब इसको आप किसी भी किंगडम के साथ या किसी फैमिली के साथ जुड़कर नहीं देख सकते. ये इंडिकेशन है क्लिनिकल. मालूम चल रहा है? सो पहले चमड़ी का दिक्कत हुआ, क्या बोलते हैं उसको, ओरिया, छबड़ा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कुछ भी हुआ और उसके बाद इसको ब्रेन का दिक्कत शुरू हो गया. मेडिसिन कैन बी सिकुटाविरुजा अगर दूसरे 2-3 सिम्टम मिल रहे हैं तो. और ब्रेन अफेक्शन हुआ और अगर एपिलेप्सी प्रोड्यूस हुआ देन इट इज सिकुटाविरुजा कैन बी मेडिसिन. कितना सिंपल है होम्योपैथी. मालूम चल रहा है? आसानी से किया जा सकता है. वायलेंट अर्जिंग टू यूरिनेशन. वायलेंट अर्जिंग टू यूरिनेशन मतलब डायबिटीज है और यूरिन इतना अर्जी होता है कि डॉक्टर साहब पेशाब जाना ही पड़ता है, अगर न जाए तो निकल जाएगा ऐसा लगता है. ठंड बहुत लगती है और कभी कभार मिर्गी के दौरे भी आ जाते हैं. मेडिसिन कैन बी सिकुटाविरुजा. वॉमिटिंग अल्टरनेट विथ वायोलेंट टॉनिक स्पाजम ऑफ द पेक्टोरल मसल. सो कहीं पे भी स्पाजम्स ऑफ मसल मिलते हैं तो वहां पे मेडिसिन कैन बी सिकुटाविरुजा सोचा जाना चाहिए. अब पूरे बॉडी के टॉनिक क्लोनिक स्पाजम मिले तो उसको एपिलेप्सी कहा जा सकता है. उसी तरह से अगर वॉमिटिंग मिले तो वहां पे भी स्पाजम होंगे ना, इसोफेगस और स्टमक के. इसी तरीके से अगर डायरिया हुए, एंट्राइटिस हुआ या आईबीएस हुआ तो क्या होगा? स्पाजम होंगे. डिस्मेनोरिया हुआ तो स्पाजम होंगे. वायोलेंट डिस्मेनोरिया, चिली पेशेंट and indigestible thing desire for medicine can be सिकुटाविरुजा in the case of the dysmenorrhea. IBS का दिक्कत है, डॉक्टर साहब माटी खाने की बहुत इच्छा होती है, चिली पेशेंट है और डॉक्टर साहब इतनी संडास जाने की अर्ज होती है कि कहीं निकल ना जाए. मेडिसिन कैन बी सिकुटाविरुजा इन द केस ऑफ IBS, क्रॉन्स डिजीज और एनीथिंग एल्स. उसको पैथोलॉजिकली कुछ भी नाम दिया गया हो, हमें उससे कोई मतलब है? हमें ऐसे 3, 4, 5 इंडिकेशन मिलते हैं तो हमें वहां पे सिकुटाविरुजा सोचना है. सिर्फ कन्वर्जन की दवाई नहीं है दोस्तों. मालूम चल रहा है कितनी जगह प्रयोग किया जा सकता है. अब पार्किंसोनिज्म है, चिली पेशेंट है, इनडाइजेस्टेबल थिंग खाने का बहुत मन करता है और जब से स्किन इरप्शन सप्रेस किया है तब से पार्किंसोनिज्म शुरू हुआ है. मेडिसिन कैन बी सिकुटाविरुजा इन द केस ऑफ पार्किंसंस डिसीज. मालूम चल रहा है कितना इजी है, सिंपल है ना होम्योपैथी. मेमोरी ब्लैंक फॉर हावर्स और डेज विथ और विदाउट कन्वर्जन. सो ओल्ड एज के अंदर मेमोरी लॉस का दिक्कत होता है तो वहां पे भी सिकुटाविरुजा. कन्वर्जन इन चिल्ड्रन फ्रॉम वंस ड्यूरिंग डेंटिशन. अब ड्यूरिंग डेंटिशन कोई भी दिक्कत है मेडिसिन कैन बी सिकुटाविरुजा. और कन्वर्जन कभी भी है मेडिसिन कैन बी सिकुटाविरुजा. वम्स कभी भी है मेडिसिन कैन बी सिकुटाविरुजा. बच्चा आता है, वम्स का दिक्कत है और उसको तकलीफ हो रहा है वम्स का, तो क्या हर बार वम्स में सीना ही देना है? अगर चिली पेशेंट है
उसको इनडाइजेस्टेबल थिंग खाने की डिजायर होती है, स्किन इरप्शन सप्रेस हुए हैं और वम्स का दिक्कत है, तो मेडिसिन कैन बी सिकुटा विरुजा फॉर दैट वम्स। अगर डेंटिशन के दौरान कन्वर्जन आए या और कुछ हुआ, चिली पेशेंट है, थर्स्टी है और वायोलेंट दिक्कतें शुरू हुई हैं, तो मेडिसिन कैन बी सिकुटा विरुजा। क्लियर? मालूम चल रहा है किस तरीके से सोचना है, यही सोच आप तक पहुंचानी है। सिकुटा विरुजा तो आप भी पढ़ सकते हैं। मेमोरी लॉस ऑफ साइट और ऑब्जेक्ट अपीयर डबल डबल दिखने लगता है। अब कैटरैक्ट की सर्जरी कॉमन हो गई है, तो ऐसे कुछ इंडिकेशन बहुत कम मिलते हो गए हैं प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन अगर फिर भी ब्रेन अफेक्शन के कारण मिल रहे हैं तो वहां पे भी सिकुटा सोचनी है। स्पाज्मोडिक स्टेट व्हेन मेंसिस नॉट अपीयर, प्यूपिरियल कन्वर्जन, फ्रीक्वेंट सप्रेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट, फ्रीक्वेंट सस्पेंशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर फ्यू मोमेंट। दूसरा मेडिसिन कैन बी इग्नेशिया, कंटिन्यू आफ्टर द डिलीवरी। सो डिलीवरी के दौरान अगर कोई भी दिक्कतें होती हैं, अगर वहां पे वायोलेंट सीजेशन ऑफ द पेन हो गया है, या तो वायोलेंट लेबर पेन है, कुछ भी है, और या तो ड्यूरिंग डिलीवरी क्या बोलते हैं उसको, एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया की दिक्कत है, तो वहां पे भी मेडिसिन कैन बी सिकुटा विरुजा सोचा जा सकता है। हर बार डिलीवरी में पल्सेटिला, कोलोफाइलम ये नहीं देना होता है, हमें उस सब से बाहर निकल के सोचना है। मालूम चल रहा है? सिर्फ कन्वर्जन है तब ही सिकुटा नहीं सोचना है, कब भी सिकुटा सोचा जा सकता है। Its chief influence is excited on the medulla oblongata, gastrointestinal tract and the skin, क्लार्क ने लिखा। मालूम चल रहा है? तो इन जगह का कोई भी अफेक्शन मिलता है तो वहां पे भी सिकुटा सोचा जाना चाहिए। कॉजेशन, कंफ्यूजन ऑफ द ब्रेन और स्पाइन, क्रॉनिक इफेक्ट व्हेन द आर्निका इज नॉट रिलीव्ड। इंजरी हुई है कोई भी और उसके बाद अगर कोई भी दिक्कतें शुरू हुई है ब्रेन इंजरी के बाद, तो हर बार इंजरी इज इक्वल टू आर्निका नहीं होता है, कई बार सिकुटा भी होता है। अगर सिकुटा है, इंजरी हुई है स्पाइन की और ब्रेन की, और उसके बाद कोई भी अफेक्शन शुरू हुए हैं, चिली पेशेंट है, कन्वल्जन आ रहे हैं, इनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर है, मेडिसिन कैन बी सिकुटा विरुजा। या तो आपने आर्निका दे दी फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा है, तो ये किसी का एक्सपीरियंस है, किसी ऑथर का, कि जब आर्निका से रिलीफ नहीं होता है तब सिकुटा सोचिए। सप्रेस द इरप्शन बहुत सारी दवाइयों में आता है, ये किसी किंगडम के साथ या किसी फैमिली के साथ हम जोड़ के नहीं देखते हैं, जहां जहां मिलता है वहां वहां सोचना है। सो इरप्शन सप्रेस होने के साथ सीधा सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो वहां पे भी सिकुटा सोचा जा सकता है। इल इफेक्ट ऑफ फ्राइट, इंजरी टू हेड, डर गया, डरने के बाद, फ्राइट के बाद अगर कोई भी दिक्कतें शुरू हुई है, स्पेशली कन्वल्जन या तो इनवॉलंटरी यूरिनेशन शुरू हो गया बच्चे के अंदर, तो मेडिसिन कैन बी सिकुटा विरुजा। दूसरा मेडिसिन बेलाडोना सोचा जा सकता है। एरर्स इनटू डाइट, अब ये तो हर जगह लागू हो सकता है, लेकिन सिर्फ डाइट एरर की वजह से तकलीफ हुई तो सिकुटा नहीं देना है, टोटालिटी बनाना है। टोटालिटी अगर सिकुटा देता है तो ही सिकुटा देना है। क्लियर? एग्रावेशन फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच, लाउड टॉकिंग, नॉइज, कंफ्यूजन, ड्राफ्ट ड्यूरिंग डेंटिशन एंड फ्रॉम वर्म्स, अम्यूलरेशन फ्रॉम थिंकिंग ऑफ द पेन, वार्मथ, वांट टू नियर अ वार्म स्टव। सो फेब्राइल कन्वर्जन है, फीवर आता है, ठंड लगती है, तो इतनी ठंड की वो सिगड़ी के बाजू में जाके बैठता है, मेडिसिन कैन बी सिकुटा विरुजा। माइंड वेरी वायोलेंट इन ऑल एक्शंस, चाइल्डिश बिहेवियर, इंजरी टू हेड लीडिंग टू डलनेस, लॉस ऑफ मेमोरी एंड सैडनेस। वो मूवी था ना जिसमें इंजरी के बाद वो उनका याददाश्त चला जाता है, वहां पे सिकुटा सोचा जा सकता है। कंटेम्प्चुअस ऑफ अदर्स, स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू कंपनी, अकेला ही रहना मांगता है, कोई नहीं चाहिए। अब मरीज है, डिप्रेशन का मरीज है, जिसको कुछ भय लगने के कारण, फ्राइट के कारण वो डर गया है और मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, और उसको कन्वर्जन शुरू हो रहे हैं, तो मेडिसिन कैन बी सिकुटा विरुजा। सस्पिशियस एंजाइटी, बिटवीन अटैक्स पेशेंट इज माइल्ड, जेंटल, येडिंग, opposite of cuprum which is violent and spiteful, nux and chamomilla which is very irritable। अब ये डिफरेंशिएशन ऑन पैथोलॉजिकल प्लान है कि दो कन्वर्जन के बीच पेशेंट अगर माइल्ड येल्डिंग है तो वहां पे सिकुटा सोचना है, अगर वायोलेंट एंड स्पीडफुल है तो वहां पे क्यूप्रम सोचना है,
और इरिटेबल है तो नक्स और कैमोमिला सोचना है। क्लियर? ही वॉज वायोलेंट अफेक्टेड बाय सैड स्टोरीज, किसी का सैड स्टोरी सुन लिया तो उसको वो बहुत अफेक्ट कर जाएगा और इतना अफेक्ट करेगा कि उसको कुछ भी डेवलप हुआ। तो सैड स्टोरी सुनने के बाद, सैड मूवीज देखने के बाद अगर कोई भी दिक्कतें शुरू होती है तो वहाँ पे भी सिकुटा विरुजा सोचा जा सकता है। अगर नर्सिंग मदर है, धात्री माता है जो बच्चे को फीड करवाती है, उसने सैड मूवीज देख ली और उसको बच्चे ने फीड किया और उसको बाद अगर उसको बच्चे को कन्वर्जन पैदा हुए तो मेडिसिन कैन बी सिकुटा विरुजा। मालूम चल रहा है होम्योपैथी किस प्लान के ऊपर इफेक्ट कर रहा है वो। सो होप आपको कुछ सीखने को मिले। बहुत अनुभव नहीं है, एक आध 2-3 प्रिस्क्रिप्शन सिकुटा के किए होंगे, क्योंकि इस एरा के अंदर अभी हमारा प्रैक्टिस उतना डेवलप नहीं है कि कन्वर्जन और ब्रेन ट्यूमर और ऐसे केसेस हमारे पास आए। सो नहीं आते हैं तो हमारा बहुत प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है, 2-3-4 प्रिस्क्रिप्शन शायद ही किए होंगे सिकुटा विरुजा के। लेकिन हमारा जो अनुभव है, जिस तरीके से सिकुटा सोचना है, और स्पेशली हमारा काम यही था कि आईसीयू के अंदर होम्योपैथी कैसे सोचना है, वो हमने आपको बताया। धन्यवाद।